ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच में वार गेम्स के चलते कुछ बड़ा जरूर चल रहा है। कोडी की भी हालत आज रोमन रेंज वाली होती अगर रैंडी ऑर्टन ना आता तो, और ड्रू मैकिंटायर चैंपियन ना बने तो सीधा डब्ल्यूडब्ल्यूई पे ही ब्लेम कर दिया, जिसकी वजह से जेका फर्टू को इस स्टोरी लाइन में लाया गया। इतने बड़े बोझ के बाद टिफनी ने रिटेन कर लिया अपना टाइटल, लेकिन इस बोझ का रीजन क्या था? ये सारा कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में, तो बगैर कोई देरी करे चलते हैं सीधा रिव्यू करने। शो की शुरुआत होती है अनाउंस टेबल से, जहाँ पे कोरी ग्रेव्स की जगह आज थे बुकर टी। कोरी ग्रेव्स कहाँ गए? आपको सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर ने कोरी ग्रेव्स की क्या हालत की थी, तो इस वजह से कोरी ग्रेव की कुछ मेडिकल हालत सही नहीं थी। फिर रिंग में आते हैं पॉल हेमन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और आज बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे काफी नहीं, तो चिल रहो। आज मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आता हूँ। आज किसकी बात करें? वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की, सेथ फ्रिकिन रोलिंस। फिर वहाँ पे सारा क्राउड चेंट करता है ओटीसी के नाम पे, जिस पे पॉल हेमन बोलता है हाँ मैं ओटीसी के नाम पे बोल सकता हूँ और मुझे अच्छा भी लगेगा। लेकिन बदकिस्मती से रोमन रेंज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पेरिस में ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज को हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ तो मैं कहाँ था? बात करें ब्रॉन ब्रेकर की, जो फ्यूचर में मेन इवेंटर होने वाला है, या फिर जो रूमर चल रहे हैं उसकी बात करें ब्रॉक लेसनर की। तभी वहां पे आ जाते हैं कोडी रोड्स। जैसे रेसल पालोजा में चेंट थे, आज भी मुझे वही चेंट सुनाई दे रहे हैं। हाँ मिस्टर हेमन, सॉरी कि मैंने तुझे लास्ट वीक गधा कहा, लेकिन मेरी नजर में तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ जो सब लोग जानना चाहते हैं, ब्रॉक लेसनर के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? और मैं बगैर एविडेंस के बात नहीं करता। रेसल पालोजा में सबने देखा कि क्या हुआ। कुछ मिनट तुम ब्रॉक लेसनर के साथ थे और मैं परेशान हो रहा हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? ओरेकल, वाइज मैन या एडवोकेट? मुझे तुम गोट बुलाओ। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाते मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, और तुम बात कर रहे हो ब्रॉक लेसनर की। तभी वहां पे आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। मतलब यार पॉल हेमन कुछ बताने ही वाला था भाई। ओके तुम आ गए, मुझे ये भी पता चला कि तुम फ्यूचर हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के और तुम दोनों बहुत डेंजरस हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है सच में पॉल हेमन तुम्हारे साथ लॉयल है? और पॉल हेमन ने जो बात तुम्हें बोली है कि तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंटर हो, वही सेम बात ब्रॉन्सन रीड को भी बोली है। और अगर पॉल हेमन किसी के साथ लॉयल है भी, तो इतना पक्का है कि तुम नहीं हो। ये दोनों कोडी को मारने आए थे, कोडी भी तैयार हो गया लड़ने के लिए। उसके बाद इनके बीच में फाइट हो जाती है, 2-on-1 के चक्कर में कोडी रोड्स फंस जाता है। तभी वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड तो है ही, लेकिन इस राइवलरी में रैंडी ऑर्टन का क्या काम? चलो रैंडी ऑर्टन आ गया, कोडी रोड्स को भी बचा लिया, लेकिन रैंडी ऑर्टन आए और आरकेओ में ना दिखे, ऐसा हो सकता है? वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को आरकेओ भी मार दिया। कोडी रोड्स की बुरी हालत तो कंफर्म होने वाली थी, लेकिन उसको थोड़ा सा रैंडी ऑर्टन का बैकअप मिल गया इस बार। उसके बाद मैच हुई स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मेलो डोंट मिस के बीच में, और ये मैच थी नंबर 1 कंटेंडर के लिए। मैच अच्छी थी, मुकाबला अच्छा था, लेकिन एंड में मिज ने वही किया जो 2 हफ्ते से करते हुए आ रहे थे। कार्मेलो हेव्स ने फर्स्ट 48 मार के जैसे ही अपना फिनिशर मारने जाते हैं, तब वहाँ पे मिज आकर उनसे टेक कर लेते हैं। उसी टाइम कार्मेलो ने मिज का हाथ पकड़ लिया कि भाई क्या कर रहा है, हर बार ऐसे थोड़ी होगा। इसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में मिज एंड कार्मेलो इस मैच को हार जाते हैं। हालांकि कार्मेलो इस मैच को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। शायद अब वो सिंगल रन में जाना चाहते हैं, तो चले जाए, सिंगल रन उनके लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी, तभी वहाँ पे वाइल्ड 6 आ गई, और जिस तरह से वो आए भाई मतलब डर सा लग गया। उसके बाद मैच होता है जूलिया एंड कियाना जेम्स वर्सेस बी-फैब एंड मीचेन के बीच में, और पता नहीं इस राइवलरी को आगे क्यों खींचा जा रहा है। भाई मीचेन को टाइटल नहीं देने वाले, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस राइवलरी को आगे खींचा जा रहा है। उसके बाद इनकी मैच होती है, मैच भी इतनी लंबी नहीं गई, और जिस तरह से जूलिया इस मैच में परफॉर्म करते हुए दिखी, मुझे नहीं लगता कि जूलिया से टाइटल जितना जल्दी ले लिया जाएगा। और जिस तरह से बेकी लिंच का टाइटल रन किया है भाई, वैसे ही कर दो। एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब जूलिया चैंपियन बनेगी तो हमें अच्छी अच्छी मैचेस दिखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इजी विन कर जाती हैं जूलिया एंड कियाना जेम्स इस मैच को। इस मैच को शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस भी देख रही थी। उसके बाद वहां पे आ जाती हैं सोल रूका एंड जरिया, और उनको ऐसा देखकर लग रहा था कि भाई ये टैग टीम टाइटल्स के लिए ही आई हैं, और वो शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस को चैलेंज भी करती हैं। लेकिन शार्लेट फ्लेयर उसको रिप्लाई करती हैं कि बहुत सारी वुमेन्स बैठी हैं तुम्हारे आगे, तो अभी तुम्हारा चांस थोड़ा सा कम है। और जिस तरह से सोल रुका और जरिया की परफॉर्मेंस हमने NXT में देखी है, तो ये मैच तो मजा देने वाली है। बस ये इंतजार है कि कब होगा ये मैच। उसके बाद लंगड़ाते रिंग में आते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिसको देखकर लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर मेडिकल क्लियर नहीं है,
लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं यही सेम अरीना है जब मैं रिटर्न हुआ था 2017 में, और यही सेम अरीना है जहाँ पे मैं चैंपियन बना था, और अब मैं चैंपियन नहीं हूँ सिर्फ और सिर्फ कोडी रोड्स की वजह से। मैं कोडी रोड्स को क्लेमोर मारने वाला था अनाउंस टेबल पे, लेकिन रेफरी ने उसको बचाया। हालांकि ऐसा करने से मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता, लेकिन फिर भी रेफरी ने कोडी को बचाया। और मैं समझता हूँ ये सारी करप्शन चल रही है WWE की तरफ से, कोडी को बहुत बचाया जा रहा है। उसके बाद उसको रिप्लाई करने आ जाते हैं निक एल्डिस। वो बोलते हैं कि मैं समझता हूँ तुम क्या बोल रहे हो, और ड्रू मैकिंटायर ये रेसलिंग है, कभी तुम हार भी सकते हो कभी जीत भी सकते हो, तो तुम ये चीजें नहीं बोल सकते करप्शन वगैरह। मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस करने आया हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो बोलना है बोलो। और हाँ, रेफरी ने इस वजह से रोका क्योंकि वो हमारी मेडिकल टीम है। फिर उस पे ड्रू मैकिंटायर रिप्लाई करते हैं कि मेडिकल टीम या कोडी की टीम। मतलब ड्रू का सीधा सीधा मकसद ये है कि WWE कोडी को ओवर पुश कर रही है और प्रोटेक्ट भी कर रही है। ड्रू की ये बातें सुनकर वहाँ पे आ जाते हैं जेकब फाटू, और जेकब फाटू को देखकर यहाँ पे इंटरेस्ट और बढ़ गया कि कैसा लगेगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू। उसके बाद जेकब फाटू आकर बोलते हैं शट अप ड्रू मैकिंटायर, क्या तुम हर वक्त रोते रहते हो और सब पे ब्लेम करते फिर रहे हो? वेट, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं हूँ समूहन वेयरवुल जेकब फाटू। उसी बात करने के चक्कर में ड्रू मैकिंटायर ने मार दी ग्लेस को किस। अब एक तो बंदा इंजर्ड, ऊपर से ये हरकतें कर रहा है, तो भाई आगे जेकब है। जेकब को ग्लेस को किस मारी, वो बंदा वैसे ही जल्दी उठ जाता है। उसने रिप्लाई में सुपर किक मार दी ड्रू मैकिंटायर को, और जो बूट पहना हुआ था वही उतार के मार दिया। अब इनकी गर्मा गर्मी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इनके बीच में कुछ बड़ा चलने वाला है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्रू मेडिकल क्लियर नहीं लग रहा। उसके बाद रिंग में आते हैं सैमी ज़ेन अपना ओपन चैलेंज करने। तभी शॉकिंगली वहां पे आ गए NXT से जवान एवेंस, और जिस तरह के एथलीट हैं एवेंस, इस मैच में मजा तो आ गया भाई। क्या मुकाबला चला इन दोनों के बीच में। जिस तरह से सैमी ज़ेन लड़ रहे थे ना भाई, उसी तरह जवान एवेंस लड़ रहा था। लेकिन अभी टाइटल दिया है सैमी ज़ेन को, तो इतना तो जल्दी नहीं जाएगा उसके हाथ से। लेकिन आज भी वही हुआ जो लास्ट वीक हुआ था। हलूला किक मारने के बाद सैमी ज़ेन ने ब्लू थंडर बाम मारा। मतलब WWE फुल प्लान कर रही है। अभी सैमी ज़ेन का फिनिशर ब्लू थंडर बाम होने वाला है। ब्लू थंडर बाम मार के सैमी ज़ेन इस मैच को विन भी कर जाते हैं और रिटेन भी कर लेते हैं अपना टाइटल। लेकिन एंड में जो रिस्पेक्ट दिखाई, सैमी ज़ेन सल्यूट। लास्ट वीक डेमियन प्रीस्ट ने जो किट विल्सन को दीवार में मारा है भाई, आज वो फिर से बैक स्टेज में दिखे। लेकिन आज तो डेमियन प्रीस्ट ने कुछ किया ही नहीं, वैसे ही गिर गया। लेकिन शॉकिंग चीज तब हुई जब पीछे से एलिस्टर ब्लैक आ गए डेमियन प्रीस्ट के, और वहां पे एक मैस किक मार दी। अब कब तक ये बैक से अटैक करता रहेगा एलिस्टर ब्लैक, ये समझ नहीं आ रहा भाई। करवा दो मैच एक। उसके बाद बैक स्टेज में ही दिखी हमें स्टेफनी वकेर, और वो अपना अपोनेंट ढूंढने आई थी। पहले वो दिखी जेड गार्गिल के साथ, उसके बाद दिखी टिफनी के साथ, एंड में दिखी नाया जैक्स के साथ। उसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है टिफनी वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस जेड गार्गिल के बीच में। इस मैच की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैच अच्छी थी, तीनों के बीच में मुकाबला भी अच्छा था, जहां पे जेड गार्गिल को खून भी आ गया था। लेकिन एंड वाला सीन था वो शॉकिंग था। एंड में टिफनी ने जब नाया जैक्स को पिन किया, तब रेफरी से बोच हो जाता है वहां पे। मतलब रेफरी वहां पे 3 काउंट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उस टाइम लगा कि भाई टिफनी के हाथ से टाइटल तो गया। फिर उसके बाद टिफनी ने अपना प्रीटियस मूनसॉल्ट लगाया। उसके बाद मैच ये खत्म हो गई। फिर मैं शौक हुआ कि भाई मैच खत्म करनी थी तो वहीं पे भी कर सकते थे, ये बोच करने का क्या फायदा। अब इसका रीजन मुझे सिंपली ये समझ आता है कि WWE ने सेट करके रखा था कि इस मैच का एंड प्रीटियस मूनसॉल्ट से ही होगा। लेकिन उससे पहले नाया जैक्स से ये गलती हो जाती है, जहां पे उसको किक आउट करना था, किक आउट करना वो भूल जाती है। तो इसके साथ टिफनी जीत गई है मैच और रिटेन कर लिया अपना टाइटल। अब हमें दिखेगा क्राउन ज्वेल में स्टेफनी वकेर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच में मैच। और ये मैं खुद चाहता था कि इन दोनों के बीच में मैच हो, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है अपने हिसाब से। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। और अगर ऑल ओवर स्मैकडाउन की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हुई जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, और कुछ एक्सपेक्टेड थी ही। मैं रेट करूंगा स्मैकडाउन को 10 आउट ऑफ 8। आपकी क्या रेटिंग होगी कमेंट में बताओ।